नमस्ते सतावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। अमेरिका के अधिकारी ने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव 4 दशक के सबसे खराब हालात में है। अमेरिकी एडमिरल ने कहा कि चाइना इस क्षेत्र में आक्रामक तेवर अपना रहा है। अमेरिकी एडमिरल का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कल 15वें दौर के सैनिक कमांडर स्तर की वार्ता होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने चीन के लैंड कानून के ऊपर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस तरीके का भूमि कानून पास करना चीन की संप्रभुता और सीमा सुरक्षा में पीएलए की भूमिका को बढ़ाने के संबंध में किया गया है, जिसे कि 2022 से प्रभावी भी कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों अमेरिका के बयान बीच बीच में आते रहते हैं। हालांकि दोस्तों तनाव तो है भारत और चीन के बीच में। कल देखते हैं क्या होता है। 15 राउंड की जो बातचीत है उसमें क्या नतीजा निकलता है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात ये होगी कि जो चीन ने अपना नया भूमि कानून पास किया है, जिसे अब लागू करवा रहा है 2022 से, ऐसे में चाइना कल क्या रुख अपनाता है ये तो कल मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों भारत एक और क्वाड बना रहा है। ये भी भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है चाइना को दूसरी तरफ से घेरने की। क्वाड में तो आप सबको मालूम ही है कि इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे में भारत का जो क्वाड है उसमें कौन से देश है? दरअसल इससे पहले जैसे कि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी मालदीव पहुंचे हैं, जहां वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा बने हुए हैं। मालदीव, श्रीलंका और भारत इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब इस ग्रुप में मॉरिशस को भी जोड़ दिया गया और ऐसे में हिंद महासागर में ये एक और क्वाड ग्रुप बन गया है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और भारत एक साथ आ चुके हैं। हालांकि भारत, श्रीलंका और मालदीव ने 2011 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी और इस ग्रुप का मकसद ही हिंद महासागर के तीनों देशों के बीच समुद्री और सुरक्षा मामलों में एक दूसरे का सहयोग करना। दरअसल भारत के लिए मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे जो देश हैं वो जियो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेहद अहम है। और पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर और इस क्षेत्र के देशों में चीन की दखलंदाजी बढ़ रही है और इन सबको देखते हुए भारत के लिए हिंद महासागर की अहमियता बढ़ गई है। इस साल की शुरुआत इस तरीके की रिपोर्ट से आई थी कि चीन श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में अपने विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत की दक्षिणी सीमा के बेहद पास थी। ऐसे में भारत ने श्रीलंका से अपनी चिंता साझा की और फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मॉरिशस के बाद अब इस ग्रुप में बांग्लादेश और सेशल्स जैसे देश भी जल्द ही नए सदस्य बन सकते हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत हिंद महासागर के देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है और इन संबंधों को और गहरा और मजबूत भी करना चाहता है। यानी कि भारत एक तरह से चीन को एक दूसरे रास्ते से घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि जिन जिन देशों के हम नाम भी ले रहे हैं, जिसमें मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, इन पर ऑलरेडी कर्जा बहुत है चीन का। तो ऐसे में भारत को इनका आर्थिक उत्थान भी करना होगा, तभी इसका एक पॉजिटिव नतीजा आ सकता है। हालांकि हर देश अपनी संप्रभुता को बचाना चाहता है, तो ऐसे में ये ग्रुप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जी ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल रिक बर्ग के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए व्यापक चर्चा की है। सेना ने ट्वीट करके कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिक बर्ग ने जनरल एमएम नरवणे से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने की तरीकों के ऊपर बातचीत की गई है। कहा जा रहा है कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों में और प्रगति होगी। ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम का स्वीडिश डिवीजन ने भारत सरकार को भारतीय ग्राउंड फोर्सेस के लिए यानी कि भारतीय जमीनी बलों के लिए अपने CV90 प्लेटफॉर्म की पेशकश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भारतीय जमीनी बलों के लिए यानी कि भारतीय ग्राउंड फोर्स के लिए एक आसान समाधान होगा, क्योंकि भारत अपने बेड़े को आधुनिक बख्तरबंद वाहनों के साथ मॉडर्नाइज करना चाहता है। साथ ही स्वीडन ने कहा कि वे भारत को वो सब कुछ दे रहे हैं जिन्हें उनकी ग्राउंड फोर्सेस चाहती हैं, जैसे कि हल्के टैंक, मीडियम टैंक, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स। हालांकि BAE सिस्टम ने अपने CV90 प्लेटफॉर्म का यहाँ पर उदाहरण दिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि इन सबको अलग अलग बनाए जाने से इनके बनाने में 3 गुना ज्यादा खर्च आ जाता है, क्योंकि ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेवलपमेंट, सप्लाई, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कॉस्ट भी शामिल होती है और इन सब का एक ही समाधान है CV90। CV90 भी IFB प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें मॉडुलर आर्मर्ड सिस्टम और इंटरचेंजेबल टावर भी लगे हुए हैं। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन CV90 एडेप्टिव बैटल टैंक, कैमोफ्लेज और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन यहाँ पर स्वीडन को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि भारत रक्षा के क्षेत्र में मेड इन इंडिया मॉडल को अपना रहा है और इसका मतलब यही है कि BAE सिस्टम भारत की जमीन पर रक्षा चुनौतियों का समाधान अगर करती है तो इन कंपनियों को इस शर्त का यानी कि मेक इन इंडिया का पालन करना होगा, जिसमें कि बख्तरबंद वाहनों का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में बनाया जाना है। और कई देश भारत के इस फॉर्मूले पर काम भी कर रहे हैं, जिसमें रूस, फ्रांस और इवन संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। CV90 प्लेटफॉर्म भारतीय ग्राउंड फोर्सेस को कई तरीके के हथियार विकल्प, फायर कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस और इंटेलिजेंस सिस्टम की पेशकश कर सकता है और भारत खुद भी अपने खुद के इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल और लाइट टैंक्स पर भी काम कर रहा है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष मिशन के लिए जरूरी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को विकसित करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सहयोग से SRM AP विश्वविद्यालय में एक विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है। SRM AP के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बताया कि उन्होंने इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथन से भी मुलाकात की और उन्हें अपने रिसर्च प्रस्तावों के बारे में भी बताया, जिन्हें वे इसरो के सहयोग से विश्वविद्यालय में लागू करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट और सैटेलाइट्स को प्रतिकूल परिस्थितियों में संचालित करने के लिए कई तरीके की सामग्री की आवश्यकता होती है। भारत के एक वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप सीसी रडार प्राइवेट लिमिटेड सिंथेटिक अपर्चर रडार को बनाएगी, जिसका इस्तेमाल भूमि क्षेत्रों की इमेजिंग के लिए ड्रोन पर लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंथेटिक अपर्चर रडार को हमेशा सैटेलाइट पर आधारित नहीं होना चाहिए और इसका इस्तेमाल ड्रोन के लिए भी किया जा सकता है, जिससे कि कई तरीके के निरीक्षण किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर सिंथेटिक अपर्चर रडार को सैटेलाइट या हवाई जहाज में फिट किया जाता है। ऐसे में अब ड्रोन पर भी सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जा रहा है। दोस्तों, व्हाइट हाउस के सचिव जेन साकी ने बताया है कि रूस यूक्रेन पर अब रासायनिक हमले कर सकता है। इससे पहले रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार जमा करने का आरोप लगाया था। साकी के ट्वीट पर रूस ने फर्जी और मनगढ़ंत दावा करने का आरोप लगाया। इसके अलावा अमेरिका ने युद्धग्रस्त यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर का प्रावधान भी किया। इसके अलावा रूस से तेल आयात पर रोक संबंधी विधेयक भी भारी बहुमत के साथ पास हो गया और इन विधेयकों को जल्द ही सीनेट से मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एक सरकारी स्वामित्व वाली चीनी फर्म ने उनके भुगतान में देरी पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने पाकिस्तान के ऊर्जा विभाग से पाकिस्तानी रुपए में ट्रांसमिशन सर्विस पेमेंट जारी करने के लिए कहा है, जो कि करीबन 12.35 अरब रुपए की है। साथ ही इस चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय से इस मुद्दे पर प्राथमिकता देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने दावा किया है कि उनकी ओर से कोई भुगतान लंबित नहीं है, यानी कि जो कंपनियां चाइना की रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के साथ, उनका हाल भी बेहाल हो गया है और उनके खुद के ही पैसे फंस जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तो हाथ खड़े कर देता है, लेकिन चाइना को यहाँ पर भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।